Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। आयुर्वेद, जो हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसे आज की वैज्ञानिक कसौटी पर कैसे परखा जाए, खास तौर पर जब हम इसके इलाजों या दवाइयों के असर को आंकड़ों के जरिए समझना चाहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मुद्दे पर है कि आयुर्वेद शोध में सही सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल तरीके चुनना क्यों इतना अहम है। बिल्कुल। इसमें ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ये दो तरह के टेस्ट्स की बात है। बिल्कुल। आज की बातचीत का मकसद आप कह सकते हैं यही समझना है कि आयुर्वेद का जो पारंपरिक ज्ञान है, खासकर परीक्षा यानी जांच पड़ताल और युक्ति प्रमाण यानी तर्कसंगत तरीके से नतीजे पर पहुंचना, और आज की जो सांख्यिकीय कठोरता है उसके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। अच्छा। हम देखेंगे कि भाई सही स्टैटिस्टिकल तरीका अपनाने से आयुर्वेद के अध्ययन कैसे ज्यादा भरोसेमंद बन सकते हैं। हाँ। दुनिया भर में स्वीकार्य और जाहिर है स्वास्थ्य नीतियों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। चलिए तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आयुर्वेद में रोगों के निदान और इलाज के लिए बड़ी गहरी जांच पड़ताल होती है। परीक्षा और सोच समझकर फैसले लेना, युक्ति प्रमाण, इस पर जोर दिया जाता है। हाँ। ये बात वाकई दिलचस्प है कि आज जब हम आधुनिक सांख्यिकी तरीके चुनते हैं तो उसका आधार भी कहीं ना कहीं इसी पारंपरिक तर्क से जुड़ता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी कड़ी है। देखिए, चरक संहिता में युक्ति को ज्ञान का एक वैध जरिया माना गया है। अच्छा। यानी तर्क के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचना। तो जब एक शोधकर्ता ये तय करता है कि उसे अपने डेटा के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल करना है, तो ये सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है, ये असल में युक्ति का ही एक आधुनिक रूप है। आप डेटा की प्रकृति को समझकर तर्क लगाकर सही रास्ता चुन रहे हैं। तो ये दो तरह के टेस्ट्स, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, इनमें मतलब मोटा मोटा फर्क क्या है, और एक आयुर्वेद शोधकर्ता को कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे जरा आसान शब्दों में समझाएं। जरूर। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट्स वो गणितीय रूप से ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, पर उनकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? हाँ, शर्तें ये कि ये तब सबसे अच्छे काम करते हैं जब आपका डेटा जिसे आप माप रहे हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल या दर्द का स्कोर, ठीक है, वो एक खास पैटर्न दिखाता हो जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब ज्यादातर नतीजे औसत के आसपास हों और बहुत ज्यादा ऊंचे या नीचे नतीजे कम हों। एक घंटी जैसा ग्राफ बने। अच्छा, घंटी जैसा। हाँ, और अगर आप दो या ज्यादा समूहों की तुलना कर रहे हैं तो उनमें डेटा का फैलाव, जिसे वेरिएंस कहते हैं, वो भी लगभग एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद शोध में अक्सर ऐसा नहीं होता। क्यों? मान लीजिए आप किसी दवा से मरीज की अग्नि मतलब पाचन शक्ति पर असर देख रहे हैं और उसे 1 से 5 के पैमाने पर माप रहे हैं। हाँ। ये डेटा अंकों वाला तो है, पर शायद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना दिखाए। या आप दर्द के स्कोर माप रहे हो, जहां कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिला हो और कुछ को कम, तो डेटा एक तरफा झुका हुआ, स्क्यूड हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। या फिर आपके पास मरीजों की संख्या कम हो, मतलब छोटा सैंपल साइज। ऐसी स्थितियों में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ये डेटा के पैटर्न को लेकर ज्यादा लचीले हैं और क्रम वाले डेटा जैसे दर्द का पैमाना या झुके हुए डेटा के लिए बेहतर काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हमें पहले अपने डेटा को समझना होगा कि वो किस तरह का है। बिल्कुल। उसके बाद ही सही टेस्ट चुनना होगा। ऐसा ना हो कि हम गलत औजार इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही। ये वैसा ही है जैसे आयुर्वेद में दशविध आतुर परीक्षा की बात होती है। हाँ, सुना है। यानी मरीज की जांच 10 पहलुओं से करना, उसकी प्रकृति, साथ में देश, काल, सब कुछ। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि विश्लेषण करने से पहले संदर्भ और डेटा की बारीकियों को समझना जरूरी है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी टेस्ट चुनने से पहले डेटा के मिजाज को समझना, क्या वो नॉर्मल है,
फैलाव कैसा है, कहीं उसमें अटपटे मान मतलब आउटलायर्स तो नहीं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या आप कोई आम उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक स्टडी में आयुष 64 दवा और स्टैंडर्ड देखभाल की तुलना सिर्फ स्टैंडर्ड देखभाल से की जा रही है कोविड-19 मरीजों में ठीक होने के समय को लेकर। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। अगर ठीक होने में लगे दिनों का डेटा जो कि सतत यानी कंटिन्यूस है, हाँ। दोनों समूहों में लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है और फैलाव भी बराबर है, तो शोधकर्ता अनपेयर्ड टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकता है। ये पैरामेट्रिक है। ठीक। लेकिन अगर डेटा नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए कुछ मरीज बहुत जल्दी ठीक हुए और कुछ बहुत देर से, जिससे डेटा विषम यानी स्क्यूड हो गया, तो फिर मैन विटनी यू टेस्ट ज्यादा उपयुक्त होगा। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अच्छा, और अगर एक ही मरीज पर इलाज से पहले और बाद का असर देखना हो, जैसे किसी खास पथ्य यानी आहार से पहले और बाद में उनके पाचन स्कोर की तुलना करनी हो? यहां भी वही तर्क लागू होता है। अगर स्कोर का डेटा सतत है और बदलाव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो पेयर टी टेस्ट सही है। पेयर टी टेस्ट। हाँ, लेकिन अगर स्कोर क्रम सूचक है, जैसे 1 से 5 का पैमाना, या नॉर्मल नहीं है, तो विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, एक और नॉन पैरामीट्रिक तरीका बेहतर रहेगा। समझ गई। ये तो हुई 2 समूहों की बात। अगर 3 या ज्यादा समूह हो तो, जैसे गठिया संधिवात के लिए 3 अलग-अलग आयुर्वेदिक नुस्खों का असर देखना हो? अगर नतीजे जैसे दर्द का स्कोर या सूजन का मार्कर सतत हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं और तीनों समूहों में फैलाव भी एक जैसा है, तो वन वे एनोवा इस्तेमाल होता है। एनोवा। पर अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती, डेटा विषम है या क्रम वाला है, तो क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, जो एनोवा का नॉन पैरामीट्रिक विकल्प है, वो सही चुनाव होगा। ठीक है, तो मूल सिद्धांत ये है कि डेटा की प्रकृति तय करती है कि कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण ज्यादा भरोसेमंद नतीजे देगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट की शर्तें हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? क्या थोड़ा बहुत ऊंच नीच होने पर भी ये टेस्ट काम कर जाते हैं? मतलब असल दुनिया में डेटा परफेक्ट तो नहीं होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल। जानकारी ये बताती है कि पैरामेट्रिक टेस्ट, खासकर जब सैंपल का आकार ठीक ठाक बड़ा हो, हाँ, अक्सर काफी मजबूत यानी रोबस्ट होते हैं। हाँ। मतलब अगर डेटा पूरी तरह से नॉर्मल न भी हो या समूहों में फैलाव थोड़ा अलग भी हो, तो भी ये टेस्ट काफी हद तक सही नतीजे दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन शर्तों को नजरअंदाज कर दें। अच्छी रिसर्च प्रैक्टिस यही है कि आप इन मान्यताओं, अजम्पशंस की जांच करें। हाँ, और अपनी रिपोर्ट में ये बताएं कि आपने जांच की या नहीं और नतीजे क्या रहे। ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और क्या असल में जो बड़े आयुर्वेदिक ट्रायल हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उनमें इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? क्या दिखता है? हाँ, ऐसा लगता है कि जो प्रमुख प्रकाशित अध्ययन हैं, उनमें इन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। अच्छा। उदाहरण के लिए कोविड-19 पर आयुष 64 के जो आरसीटीज हुए, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, हाँ, वो काफी चर्चा में थे। हाँ, उनमें नतीजों को मानक तरीकों से रिपोर्ट किया गया, जैसे औसत यानी मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, कॉन्फिडेंस इंटरवल सीआई, और जहां डेटा उपयुक्त था वहां पैरामेट्रिक टेस्ट्स का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए या चिंता के लिए ब्राह्मी पर हुए अध्ययनों में भी अक्सर देखा गया है कि अगर डेटा सतत है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब है, तो टी टेस्ट या एनोवा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर डेटा विषम है, जैसे दर्द या चिंता के स्कोर अक्सर होते हैं, हाँ, वो तो होते हैं, तो मैन विटनी या क्रुस्कल वॉलिस जैसे रैंक आधारित नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स का उपयोग किया जाता है। ये दिखाता है कि शोधकर्ता अब डेटा के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। तो अगर कोई शोधकर्ता अपना आयुर्वेदिक अध्ययन डिजाइन कर रहा है, हाँ, तो उसके लिए मुख्य व्यवहारिक कदम क्या होने चाहिए? मतलब एक तरह की चेकलिस्ट दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जानकारी कुछ स्पष्ट कदम सुझाती हैं जो अक्सर आईसीएमआर या एम्स जैसे संस्थानों की बायोस्टैटिस्टिक्स ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। बताइए। पहला कदम, डेटा को समझें। सबसे पहले अपने डेटा को ग्राफ बनाकर देखें, जैसे हिस्टोग्राम, कि उसका पैटर्न कैसा है, क्या वो नॉर्मल दिख रहा है। विजुअली देखें। हाँ, फिर औपचारिक टेस्ट जैसे शापिरो-विल्क टेस्ट से इसकी पुष्टि करें। साथ ही समूहों में फैलाव की बराबरी की भी जांच करें, जैसे लिवन टेस्ट से। ठीक है। दूसरा कदम? दूसरा, सही टेस्ट चुनें।
अगर डेटा पैरामेट्रिक टेस्ट की शर्तें पूरी करता है तो उसे चुनें क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अगर नहीं तो बेझिझक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट चुनें। याद रखें, गलत टेस्ट चुनने से बेहतर है सही भले ही कम शक्तिशाली टेस्ट चुनना। ये जरूरी बात है। और तीसरा, ठीक से रिपोर्ट करें। सिर्फ ये ना बताएं कि नतीजा सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब पी वैल्यू। हाँ, वो P 0.05 वाला। हाँ, उससे आगे बढ़ें। अगर डेटा नॉर्मल है तो औसत, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन SD दें। अगर विषम है तो माध्यिका, मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR बताएं। अच्छा। और सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंस इंटरवल CI जरूर दें। यह बताता है कि असल प्रभाव किस दायरे में हो सकता है। और प्रभाव का आकार, इफेक्ट साइज भी बताएं, जिससे पता चले कि असर कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है। और चौथा कदम? चौथा, पारदर्शिता रखें। अपने प्रोटोकॉल में पहले से तय कर लें कि आप कौन सा विश्लेषण करेंगे। इससे पी हैकिंग यानी नतीजों को मनमाफिक बनाने के लिए डेटा खंगालने के आरोप से बचेंगे। पी हैकिंग, अच्छा। हाँ, और अगर आप दशविध परीक्षा के आधार पर उपसमूह विश्लेषण करना चाहते हैं, जैसे अलग अलग प्रकृति या उम्र के लोगों पर असर, हाँ, तो उसे भी पहले से स्पष्ट कर दें, बाद में अचानक से नहीं। बिल्कुल। आपने पहले युक्ति प्रमाण और दशविध परीक्षा का जिक्र किया था। क्या इन पारंपरिक अवधारणाओं को रिसर्च पेपर में सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब लिख सकते हैं? हाँ, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच पुल बनाने का। कैसे? आप अपनी मेथोडोलॉजी या परिचय में बता सकते हैं कि भाई सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट का चुनाव युक्ति प्रमाण के सिद्धांत के अनुरूप है, यानी तर्कसंगत निर्णय लेना। अच्छा। इसी तरह अगर आप मरीजों को उनकी प्रकृति, देश या काल के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटकर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसे स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस कहते हैं, हाँ, तो आप इसे दशविध आतुर परीक्षा से प्रेरित बता सकते हैं। इससे आपके काम को एक वैचारिक गहराई मिलती है। लगता है कि ये काम हवा में नहीं है, इसकी जड़ें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो हुई विश्लेषण की बात, लेकिन अच्छे शोध को सही ढंग से रिपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो प्रकाशित हो सके और नीति निर्माता उसे समझ सकें। इसके लिए क्या मानक है? बिल्कुल, रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे? एक है कॉन्सॉर्ट। इसका एक हर्बल एक्सटेंशन भी है। कॉन्सॉर्ट? हाँ, कॉन्सॉर्ट। ये खास तौर पर जड़ी बूटियों या वानस्पतिक उत्पादों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। ये बताता है कि आपको मरीजों का फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, नतीजे कैसे टेबल में दिखाने हैं। ये इक्वेटर नेटवर्क की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अच्छा, ये चेक करना होगा। और दूसरा, भारत में ICMR राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो है। इनमें एकीकृत चिकित्सा, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए भी खास बातें हैं, जैसे एथिक्स कमेटी में आयुष विशेषज्ञों का होना। अपने पेपर में इनका हवाला देना जरूरी है। ठीक। और तीसरा, WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जो जामनगर में है। हाँ, GTMC। हाँ, GTMC, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक स्तर पर सबूत जुटाने पर जोर दे रहा है। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पष्ट है, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रभाव आकार दिए हैं, सही टेस्ट इस्तेमाल किए हैं, तो आपका शोध इस वैश्विक प्रयास में योगदान दे सकता है। तो संक्षेप में कहें तो बात सिर्फ सही गणित लगाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पूरी प्रक्रिया, सवाल पूछने से लेकर डेटा समझने, सही तरीका चुनने, नतीजे ईमानदारी से रिपोर्ट करने और उसे पारंपरिक ज्ञान के संदर्भ में रखने तक सब कुछ महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी प्रक्रिया मिलकर ही आयुर्वेद अनुसंधान की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है। जब शोध कठोर और पारदर्शी होता है, हाँ, तभी वो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार्यता पाता है और स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित कर सकता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और आयुर्वेद के कुछ दिलचस्प आइडियाज का भी जिक्र किया था शुरू में। वो क्या है? क्या टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद कर सकती है? हाँ, ये एक उभरता हुआ और बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। जानकारी में कुछ भविष्य के संभावित उपकरणों का जिक्र है जो दिखाते हैं कि कैसे AI इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बना सकता है। सच में? कैसे? जैसे सोचिए, एक टूल हो युक्ति परीक्षक। युक्ति परीक्षक? अच्छा नाम है। हाँ, वो आपके डेटा को देखकर खुद ही बता दे कि भाई पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा या नॉन पैरामेट्रिक, और शायद कंसोर्ट के हिसाब से टेबल भी बना दे। वाह! या फिर एक प्रमाण सेतु नाम का सिस्टम हो जो दशविध परीक्षा के आधार पर उपसमूह विश्लेषण का सुझाव दे।
ये तो कमाल के आइडियाज है। हाँ, ये सब अभी विचार हैं, लेकिन दिखाते हैं कि तकनीक कैसे युक्ति के सिद्धांत को, मतलब तर्क संगत विश्लेषण को लागू करने में मदद कर सकती है। ये तो भविष्य की रोमांचक संभावनाएं हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, एक शोधकर्ता के लिए मुख्य संदेश क्या होगा? टेक अवे क्या है? हाँ बिल्कुल, कुछ मुख्य बातें याद रखने लायक हैं। पहला, अपने डेटा को जानिए। वो किस तरह का है, सतत, क्रम वाला या श्रेणी वाला, और उसका पैटर्न कैसा है, नॉर्मल या विषम। ठीक। दूसरा, सही सांख्यिकी औजार चुनिए। डेटा के मिजाज के हिसाब से पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। गलत चुनाव आपको गलत निष्कर्ष तक ले जा सकता है। बहुत जरूरी। तीसरा, पूरी कहानी बताइए, सिर्फ पी वैल्यू नहीं, बल्कि औसत या माध्य का, फैलाव, कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रभाव का आकार भी रिपोर्ट करें। पूरी तस्वीर। चौथा, पारदर्शी रहिए। अपने विश्लेषण योजना पहले से बनाएं और बताएं। कॉन्सॉर्ट और आईसीएमआर जैसे दिशा निर्देशों का पालन करें। ठीक है। और पांचवां, परंपरा से जुड़िए। जहां संभव हो, युक्ति और परीक्षा जैसे सिद्धांतों का जिक्र करके दिखाएं कि आपका काम आयुर्वेद की जड़ों से जुड़ा है और तर्क संगत भी है। तो कुल मिला के आयुर्वेद अनुसंधान में सांख्यिकीय परीक्षणों का सही चुनाव सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि ये परंपरागत ज्ञान की तर्कसंगतता, युक्ति और आधुनिक वैज्ञानिक कठोरता के बीच एक सेतु बनाने जैसा है। बिल्कुल सही। इससे न सिर्फ शोध की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में भी मदद मिलती है। बिल्कुल, जब हम सही तरीके अपनाते हैं तो हम आयुर्वेद के ज्ञान को ऐसी भाषा में प्रस्तुत करते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान समझ सके और स्वीकार कर सके। ये WHO और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप भी है, और आखिरकार ये सब बेहतर मरीज देखभाल की ओर ले जाता है। जाते जाते एक विचार और आ रहा है मन में। हाँ, हमने देखा कि कैसे युक्ति प्रमाण यानी तर्क संगतता सांख्यिकीय परीक्षण चुनने से जुड़ता है। हाँ, आयुर्वेद में ज्ञान के और भी प्रमाण हैं, जैसे अनुमान प्रमाण यानी इन्फरेंस, या आप्तोपदेश यानी विश्वसनीय स्रोतों का ज्ञान। हाँ है। क्या भविष्य में इन प्रमाणों को भी आधुनिक अनुसंधान डिजाइन में, या डेटा की व्याख्या करने में, या शायद AI मॉडल बनाने में, क्या इन्हें भी रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की संभावनाएं हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान मीमांसा आज के विज्ञान को और समृद्ध कर सकती है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल है, भविष्य के लिए सोचने वाली बात।